जाता है तो गूगल ड्राइव से ओपन हो जाता है, तो ऐसी जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई सैटरडे का लेक्चर शेयर करेगा? मैं अपना ईमेल एड्रेस चैट में सेंड कर देता हूँ। आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं कर सैटरडे देगा। का। हाँ जी, नाम बता दें अपना ये। अमून जोसेफ। ठीक है, आपके व्हाट्सएप आईडी पे यही नाम लिखा हुआ है? जी जी, ये लिखा हुआ। ठीक है, मैं सेंड कर देती थैंक यू। करंट अफेयर का भी है आपके पास फर्स्ट डे लेक्चर? करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का भी है आपके पास सिस्टर? हाँ जी, वो 2 घंटे का एक ही रिकॉर्डिंग सेंड हुई थी, मतलब उस दिन जो लेक्चर्स हुए थे ना, तो वो जी जी। एक ही रिकॉर्डिंग सर ने ना सेंड कर दी थी ग्रुप में, तो वो पड़े हुए हैं। अच्छा, तो सर ने बोला था कि मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगा। नहीं, नोट्स नहीं सेंड हुए, सिर्फ फर्स्ट डे की जो सैटरडे वाली क्लास हुई थी ना, उसमें सिर्फ सर ने ना ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंड की नोट्स थी। भी हुए थे, नोट्स भी हुए थे। मैंने सर आज की तो ज्वाइन किया है ग्रुप, तो ये किस नोट्स तरह भी से? हुए थे। एक्सक्यूज मी सिस्टर, अगर आपके पास फर्स्ट डे के इंग्लिश का लेक्चर रिकॉर्ड है तो वो भी कर दीजिएगा। यहाँ से नहीं वहां से फोन में से। मुझे पुराने लेक्चर्स चाहिए, अगर आप मुझे दे सकें तो, क्योंकि मैंने आज ही ज्वाइन किया है। फर्स्ट डे की पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर की रिकॉर्डिंग नहीं थी। जो 2 घंटे का लेक्चर है उसमें सिर्फ इंग्लिश और कंपैरेटिव स्टडीज और जनरल साइंस। नाम बता। बस मुझे बच्चों बात सुने, ये बातें गूगल बंद ड्राइव करें। पे भेज दिए किसी ने, आप इसी लिंक पे क्लिक कर लें। ओ बेटा प्लीज। ओके सर। बस ये 2-3 मिनट मुझे और चाहिए, फिर कल क्लास होगी, अभी सर का टाइम होने वाला है। मैंने अभी बताया था कि जीसस का जो है वो बंद करें बातें, नोट्स की बातें करते जा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनते नहीं। अच्छा सुने, ये जो है जीसस की जो तकरीबन बचपन से लेकर जो 30 साल की उम्र है उसका मैंने कहा है कि अभी कोई खास जिक्र नहीं है बाइबल मुकद्दस में। हमें थोड़े थोड़े वाकयात मिलते हैं कि जीसस हैकल मुकद्दस में आते रहे थे, और वो जो फकीर फरीसी जो उलमा थे उनके साथ वो डिस्कशन चलती रही थी। लेकिन वो जाती तौर पर 30 साल उन्होंने क्या किया, कहाँ रहे और किस तरह से लाइफ गुजारी, इसका हमें बाइबल मुकद्दस में कोई खास जिक्र नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो एक राइटर हैं बहुत बड़े, उनका नाम है मोशीम, MOSHEIM, मोशीम। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ चर्च। ठीक है, आप उसमें इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जीसस जो थे ये अपने फादर के साथ, यूसुफ के साथ, ये बढ़ई का काम करते रहे अपनी बाकी लाइफ में। इन्होंने आम लाइफ गुजारी, ये अपने बहन भाइयों के साथ रहते रहे और उनकी अपने वालिद साहब की हेल्प करते रहे। इवन अपने वालिद साहब की वफात के बाद भी अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए ये एज ए बढ़ई जो है वो काम करते रहे। और इनके जो भाई थे वो याकूब उनका नाम था, यूसुफ नाम था, यहूदा था, शमऊन था, और इनकी बहनें भी थीं, तो जिनको सपोर्ट करने के लिए ये 30 साल जो है ये काम करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ ये बाकायदगी के साथ सब्त के दिन हैकल में भी आते थे, और वो जो उलमा थे, फकीर फरीसी थे, उनके साथ डिस्कशन भी करते रहे। इसमें बाइबल में भी जिक्र है 1-2 दफा कि वो जो है हैकल में जो है जब वो उसके उनके वालिदैन आए तो वो जो जीसस जो थे वो हैकल में उलमा के साथ बहस करते रहे, और बाद में वो उन्होंने उसको ढूंढा तो फिर वो उनके साथ डिस्कशन में मसरूफ थे। लेकिन इसकी पूरी डिटेल जो है वो नहीं मिली, मतलब बाइबल में नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, ये एक हिस्टोरियन है मोशीम, इन्होंने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ चर्च, तो आप इसको नेट पे भी देख सकते हैं और वैसे भी आप बाय कर सकते हैं, तो इसमें डिटेल है। तो कल हम जो है जीसस का बपतिस्मे के बारे में, जब उन्होंने 30 साल के बाद इन्होंने अपनी टीचिंग शुरू की थी बपतिस्मे के बाद, तो बपतिस्मा कैसे हुआ था, किसने किया था, वो ये यूहन्ना जिसको हम याहिया नबी मुस्लिम कहते हैं वो कौन था, उनकी पैदाइश कैसे हुई थी, और फिर उसके बाद जीसस ने बपतिस्मा लेने के बाद कितनी देर ये जो है ये रोजे की हालत में रहे, बियाबान में रहे, और फिर शैतान ने इनको किस तरह से आजमाया था। ये सारी बातें जो है ये फिर हम कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी टाइम जो है वो उनका दूसरी क्लास का हो गया। तो कल हम जो पढ़ेंगे कि जीसस ने बपतिस्मा कहाँ लिया, किससे लिया, और जो यूहन्ना नबी जो था उसकी पैदाइश किस तरह से हुई थी,
और वो पूरा एक डिटेल है। और उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद फिर जीसस पे शैतान ने किस तरह से उनकी आजमाइश की थी। और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो जीसस के जो मोजज़ात थे, मिरेकल्स थे, वो क्या क्या थे, कुरान पाक में किन मोजज़ात का जिक्र है और बाइबल मुकद्दस में कौन से मोजज़ात का जिक्र है। तो ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज काफी डिस्टरबेंस रही है, हम कोशिश करेंगे कि कल को ये नेट के जो इश्यूज हैं और बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो इनको सॉल्व कर लिया जाए। तो लेकिन आपसे जी सर, रिक्वेस्ट है आज कि तो आप किसी भी चीज की समझ नहीं आई बिल्कुल भी, हाँ दोनों सर लेक्चर्स आज का में भी। लेक्चर जो है वो प्लीज ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, वो इसको रिकॉर्ड करेंगे और वो सेंड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है तो सर, मैं ठीक भी है। ये जो पढ़ा है ये नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा। ओके सर, ओके सर। सर काइंडली नोट्स की पिक सेंड कर दीजिएगा। अब वो मैं रोज करता हूँ, डोंट वरी। ओके सर, थैंक काइंडली यू। सर जी आप सर, जो थैंक है यू। वो एवरीडे साइंस सर पे भी कर काइंडली दीजिएगा। क्लास का टाइम एंड हो गया, काइंडली क्लोज कीजिएगा सर। हाँ हो गया क्लोज, आप शुरू करवा दें उनकी क्लास। जी प्रोफेसर अरे अजीम काफी सवाल साहब क्लास में काइंडली सारे अपने माइक्स बंद कर लें, पहले ही सारे माइक्स बंद कर लें, सबसे रिक्वेस्ट है माइक बंद कर दें। जी सवाल क्या पूछना था? जी बेटा। सर ये जो हर सब्जेक्ट के लिए एफपीएससी की बुक्स लेना जो रिकमेंड की वो लेना लाजमी है सर हर सब्जेक्ट के लिए? सर मेरा नाम नहीं फैसल कोई है, लाजमी नहीं है। किसने कहा आपको कि लाजमी है? मैंने मुझे तो सर नहीं कोई कहा। कह रहा था कि जो रिकमेंडेड बुक्स, नहीं आपकी बात नहीं मैं कर रहा, कोई कह रहा था कि सिर्फ वो ही रिकमेंडेड बुक्स चलेंगी, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलें, थैंक यू सर। सर मैंने ओके। बोला था हरी सवाल के लिए। जी बोले जल्दी बोले। सर मेरा नाम Excuse me, फैसल है, मैं sir. गुजरात से हूँ। सर हाँ आपने जी कंपैरेटिव स्टडी की जो बुक एक्सक्यूज मी। राइटर बोला था वो हाँ जी सैयद तकीर महमूद था, जी लेकिन जी सर गुजरात में जो मुझे मिली है ना वो हाँ सर मिली है मुतालिया महाजिब आलम प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चौधरी। क्या ये सर वो ठीक है? पता नहीं, मैंने पॉलीमर इसको स्टडी बेटा मैंने इसको पढ़ा नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट बुक। लेकिन मैं देखूंगा तो फिर ही कुछ कह सकता हूँ। जो मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो ये है जो मैंने आपको बताई है। सर मैं वो वहाँ पे बात करके आया था, मैं क्या मैं बात करूंगा प्रोफेसर साहब से, अगर उन्होंने आप agree खुद किया देखे ना, अगर तो सारे देखो बात सुने, अगर उसमें बुद्ध मत का, हिंदू मत का, ज्यूइज्म का और क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम सबके वो दिए हुए पोर्शन तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिए तो फिर वो नहीं ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बाय। अपनी इंग्लिश की क्लास लें और कल कोशिश करें। जी बेटा। जी बेटा जल्दी बताएं। सर जो बच्चे कंपैरेटिव स्टडीज नहीं पढ़ रहे वो इस्लामियात पढ़ रहे हैं, तो क्या इस्लामियात इंग्लिश मीडियम में होगी या उर्दू मीडियम में होगी, ये बता दें बस। तो ये भी ऑप्शनल है, आप दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इंग्लिश हाँ में भी जी, अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप इस्लामियात उर्दू जो में भी होगी, कर जो सकते इस्लामियात रख रहे हैं वो उर्दू होगी या इंग्लिश? हैं। बेटा मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप दोनों में कंपैरेटिव attempt। स्टडीज दोनों में कर सकते हैं, इस्लामियात भी दोनों में कर सकते हैं। ठीक है सर, सर थैंक यू। आप क्वेश्चन खत्म कर दें। हाँ जी बताएं जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर, ये कोई प्रॉपर लिंक नहीं होता, बार बार हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो बार बार हमारी क्लासेस वो मिस हो जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें हमें। गाइड नहीं करना, हम इसका हल ढूंढ रहे हैं, हम कोई बेहतर नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, नेट का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कल को सर आपको इसका प्रॉब्लम ना हल हो। जो है वो कर दिया गया है, कल से ऐसा नहीं होगा। हाँ बस ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके अब आप दूसरी क्लास लें, कल इंशाल्लाह वो मुलाकात होगी। ओके सर। ओके सर, खुदा हाफिज़। ओके थैंक यू काइंडली सर। सारे अपने माइक अप बंद कर दें, काइंडली सारे माइक अप अपने बंद कर दें प्लीज, माइक बंद कर दें, बार बार कहा जा रहा है सारे माइक बंद कर दें। जी सर अजीम। जी गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून सर, मैंने आपको होस्ट कर दिया। हाँ जी मैंने देख ठीक है, लिया है। अब आप इसको आगे आप लीड कर लें। ठीक हाँ है, जी मैं स्टूडेंट्स को स्क्रीन एडमिट शेयर भी कर कर लीजिएगा और जी ठीक है सर। जी ठीक है। ओके सर। ओके जी स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से हैं, ठीक है। और हम कल की क्लास में जो है वो हम ये देख रहे थे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो CSS के एसए के पेपर में फेल क्या ऐसा करते हैं कि वो फेल हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे
कि आप ऐसा क्या आके बैठ जाते हो, कितना टाइम लगता है? कितना आप टाइम प्लीज लगता है चुप आप प्लीज अपने माइक्रोफोन्स पहले बंद कीजिए। आपके घर की बातें सब लोगों को या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको सुनाई दे रही हैं। वेल सो कल हम देख रहे थे कि स्टूडेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि वो फेल हो जाते हैं। अब आज हम देखेंगे कि वो ऐसा क्या करें कि वो फेल ना हो। सो वो सारी जो मिसकंसेप्शंस कल हमने देखी, आज हम उनको गुड बाय कहेंगे। सो नो मोर फेल्योर बट सक्सेस, बिकॉज आवर जर्नी or we have started our journey towards success, and ultimately we have to succeed and we have to bring our dreams into reality. So number one, first of all, keep in mind that English essay has well-defined syllabus. So we learned before that there are some people who think, and this is their misconception, that there is no syllabus for essay writing. Bhai syllabus to hai, theek hai? 10 topics are given in paper and you have to write an essay of about 2500 to 3000 words on any one of the given topics. तो आपका जो सिलेबस है उसमें उसने शुरू से बता दिया आपको कि एक्सपोजिटरी भी है, होना चाहिए, उसके शेड्स भी होने चाहिए, नैरेटिव भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और ऑगमेंटेटिव भी हो सकता है। अब इन सारों को हमने कैसे डील करना है, हम इन क्लासेस में यही सीखते हैं। एंड आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर हियर द वे आई एम telling you all these things, or I am preparing you for writing an effective essay. Sir, there is some voice problem. I cannot hear. What did you say? You hold on. You may have internet problem on your side, because from my side internet connection is very strong. So I am quite confident that there is no internet issue on my side. तो आप बाद में रिकॉर्डिंग में प्लीज कंटिन्यू। यस, रिकॉर्डिंग में आप सुन लीजिएगा बाद में इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो मैं ये कह रहा था कि ये हम जानते हैं बहुत से दोस्तों को जो करवाते हैं, ये जिस तरह से मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं आई चैलेंज के इस तरह छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके कोई क्लियर नहीं करेगा। वंस यू आर प्रिपेयर्ड, ऐसे राइटिंग विल बी नो मोर इशू फॉर यू, provided you take care of all these things which I'm telling you. ठीक है, तो इसका सिलेबस तो है, इसका सिलेबस है एक्सपोजिटरी, इसका सिलेबस है नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑगमेंटेटिव। ठीक है, और इसके सिलेबस में आगे फिर हम देखेंगे कि आउटलाइन है, प्रेपरेशन ऑफ आउटलाइन। ठीक है, फिर उसने रेलेवेंस की बात की है, फिर क्लैरिटी की बात की है। इन सारी चीजों को, रेलेवेंस को, क्लैरिटी को, हम तो लिख लेते हैं। मैं आज उस पर भी बात करूंगा कि हम ऐसे लिखते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा ग्रेड बहुत अच्छा आएगा। कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाते हैं, आपके मार्क्स ही नहीं आते। उसकी रीजन ये होती है कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज अच्छे नहीं होते, ठीक नहीं होते, रेलेवेंस नहीं होती। आप शुरू करते हैं और फिर कहीं और निकल जाते हैं, देन यू कम बैक, जिसको कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस का एलिमेंट जो है वो, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कोहेरेंस इन योर आइडियाज, दो द कंटेंट और द मटेरियल व्हिच यू शेयर दैट इज प्रेजवर्दी। ठीक है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नहीं होते एंड विच कॉज फेलियर। तो इसका सिलेबस, इस मिसकंसेप्शन को दूर कर लें कि इसका सिलेबस नहीं है, इसका सिलेबस है जो मैंने आपको बता दिया है। सेकेंडली, जो बात हमने की थी कि एक ये भी रीजन है कि वो क्रैमिंग कर लेते हैं या फिर एकेडमीज में चले जाते हैं, सीएसपी ऑफिसर्स को लिख के चेक करवा लेते हैं, वो सारा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ये जो लिंग्विस्ट्स हैं, जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं या जो इंग्लिश के टीचर्स हैं, बेशक वो लिटरेचर के भी हो जाए, ठीक है, वो आपको ऐसे राइटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो उन पे आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो मेरा सेकंड पॉइंट यही है कि लिंग्विस्ट्स हैव डिफाइंड द रूल्स फॉर ऐसे राइटिंग। ये लिंग्विस्ट्स जो हैं, ये पूरी दुनिया में जो फेमस लिंग्विस्ट्स हैं, ये उन्होंने ऐसे राइटिंग पर काम किया हुआ है, एंड they have devised these rules and they have recommended those rules, and until and unless we follow those rules,
we can never write an effective essay which may get us good grades. So there are rules for essay writing which differentiate it from report writing, story writing, etc. अगर ऐसे राइटिंग के रूल्स ना हो तो फिर शायद रिपोर्ट राइटिंग और स्टोरी राइटिंग में कोई फर्क ना रहे। तो ये ऐसे राइटिंग एक ऐसा जॉनरा है जिसके अपने रूल्स हैं, अपना फोकस है और उसको लेकर हम चलते हैं और इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये रिपोर्ट राइटिंग भी नहीं है और स्टोरी राइटिंग भी नहीं है। वेल, फिर थर्ड थिंग, क्रैमिंग नेवर वर्क्स फॉर ऐसे राइटिंग। वी लर्नड कि सम पीपल बिलीव इन क्रैमिंग एसेस। ये जो क्रैमिंग पे बिलीव करते हैं, ये में भी कुछ लोग कर गए हों तो वो उनको एक प्रेसिडेंस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। मे भी किसी ने कर लिया हो, लेकिन हर किसी के लिए जो एग्जामिनर बैठा होता है उसको सब पता होता है, ठीक है, कि ये क्रैम्ड है या क्रिएटिव है। वो ये देखना चाहता है कि हाउ क्रिएटिव यू आर। आप हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। Number 4, this is a wrong practice to prepare rest of 11 papers first and then to write essay. सर अजीम, सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको एडमिट कर लीजिएगा, वो टेक्स्ट कर रहे हैं। जी ठीक है। जी मैंने एडमिट ऑल कर दिया है, होपफुली वो एडमिट हो गए हैं। Well, so they think that if they prepare essay 2-3 months before their final exam, so everything will be fine. Avoid doing it. Never do it. Never delay. ठीक है? Essay writing जो है, it improves your skills. जो वो skills जो मैंने जिनका ऊपर जिक्र किया है, which are also requirement of rest of 11 papers. ठीक है? लिखना तो आपने सारे पेपर्स में ही है ना, तो जब सारे पेपर्स में लिखना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज आनी चाहिए, आपको रेलेवेंस का पता होना चाहिए, आपको क्लैरिटी का पता होना चाहिए कि क्लैरिटी कैसे आती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट मैंने शुरू किया और पहले इस पॉइंट को हमने कैसे एक्सप्लेन करना है, इसकी लॉजिक्स कैसे देनी है। और ये सारा कुछ आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे तो उसमें आप ये सारे रूल्स जो हैं उनको अप्लाई करते जाएंगे। तो इसलिए इसको एंड पे मत छोड़िए कि मैं बाद में कर लूंगा। फिर ऐसे राइटिंग आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी इम्प्रूव करती है। आपने क्रिटिकली सोचना है, आपने जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस जो होते हैं, जो 5 W's प्लस हाउ होते हैं, ठीक है, इन पे भी बात होगी, मैं बीच में इनका जिक्र करूंगा आगे से एक स्लाइड पर चलकर। तो ये सारी वो चीजें होती हैं जो ऐसे राइटिंग में हम यूज करते हैं और ये बाकी पेपर्स में भी आपको सपोर्ट करती हैं। नंबर 5, ऐसे राइटिंग इम्प्रूव्स द एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल एनालिसिस जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग्स होता है। अभी जब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग का जिक्र करूंगा इसमें आगे चल के कि आप ऐसे लिखने के लिए आप आइडियाज कहाँ से लेते हैं, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जब उस पर बात करूंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि वो जो काम आप कर रहे हैं जो आगे चल के वो एनालिसिस है, वो पूरा प्रोसेस है एनालिसिस का। तो ये एनालिटिकल स्किल्स जो हैं ये भी आपकी हेल्प करते हैं, लिहाजा इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। देन नंबर 6, essay writing teaches you skill of concise and comprehensive writing. So इसका एक ये भी फायदा है कि आपको ये पता चल जाता है कि as it is said that brevity is the soul of wit, ठीक है, कि शॉर्टली आप कैसे आप लिखते हैं, concisely, briefly, shortly, but you convey the complete meaning. Sometimes later on when we finish this essay writing, so somewhere I will teach you that how you incorporate how do you take care of the principles of communication, कि उसमें मैं conciseness का, completeness का, clarity का और correction का इनका जिक्र करूंगा, उससे आपको काफी फायदा होगा। सेवन नंबर पे है, essay writing teaches you how to differentiate between relevant and irrelevant ideas. इसका भी जिक्र हम करेंगे जब
आगे स्लाइड आएगी जिस पर उस स्लाइड पर हमने बात करनी है इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। ये आप प्लीज अपने माइक्रोफोन्स बंद कर दें। देखें, जब आप अपने माइक्रोफोन्स बंद नहीं करते तो इट शोज योर नॉन सीरियस एटीट्यूड टुवर्ड्स योर स्टडीज। आप अपने माइक्रोफोन बंद करें। ये पढ़ने का टाइम है, ये गाने सुनने का फिलहाल टाइम नहीं, बातों का टाइम नहीं है। हम आपके लिए कंसर्न शो कर रहे हैं, इतने ढेर सारे लोग, और आप लोग इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करते हैं। सो उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में जाके हम देखेंगे कि रेलेवेंट और इररेलेवेंट आइडियाज की को फिल्टर आउट कैसे करते हैं। नंबर 8, इट इम्प्रूव्स, और ऐसे राइटिंग ये आपको सिखाता है, और जब आपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी आंसर करने हैं क्वेश्चन तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव होता है। हर रोज आप एक ऐसे लिखते हैं और उससे आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी हो जाती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी वोकैबुलरी जो है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जो है वो सीख रहे होते हैं, और समटाइम्स आप अननोइंगली, अनकॉन्शियसली आप उन चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं। आखिर में, कीपिंग इन व्यू ऑल अबव मेंशन्ड स्किल्स, all CSS aspirants should give due importance to learn and practice essay writing। ठीक है, इस essay writing को सीखें, इसके रूल्स को सीखें और इसको प्रैक्टिस करें। अब चलते हैं, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है आप सब लोगों के लिए। मैं जरा, कुछ स्टूडेंट्स अभी तक एंटर हो रहे हैं, मैं उनको एडमिट कर लूं। जी, तो हमारी जो शुरू में कैप्शन थी, जब मैंने सिलेबस की बात की है अभी पहले, तो ऊपर एक कैप्शन थी जिसमें लिखा था कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे। तो ये बड़ा जरूरी है कि ये भी देख लिया जाए कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होता क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग और डीलिंग विद ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे होता है जिसमें आप सारे के सारे एस्पेक्ट्स एक टॉपिक से रिलेटेड जो हैं उनको आप इंक्लूड कर लेते हैं या उनको डील करते हैं। अगर कोई लिमिटेशंस हैं, यानी टाइम एंड स्पेस की लिमिटेशंस हैं, तो और टॉपिक और आपकी जो डिस्कशन है वो बहुत ब्रॉड होती जा रही है, तो उसको आप नैरो करें, ठीक है। लेकिन एस्पेक्ट्स जो हैं, वो एस्पेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, कल्चरल भी हो सकते हैं, सोशो कल्चरल हो सकते हैं, सोशो पॉलिटिकल हो सकते हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं। ये आपके सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप इसका डिसीजन लेंगे कि मैंने इसके साथ अब कौन कौन से एस्पेक्ट्स को करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। फिर उसने शुरू में ही उस कैप्शन में, जो शुरू में हमने देखी थी, जो आपके पेपर के टॉप पे लिखी हुई आएगी कि आउटलाइन बनानी है आपने, तो वो जो आउटलाइन आप बनाएंगे उसमें आउटलाइन बनाते हुए आपने कुछ चीजों को ज़हन में रखना है, ठीक है जी। आस्क दीज क्वेश्चंस व्हिच आई हैव रिटन देयर, यू कैन सी, सो यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, start making outline, and these three questions are: what is an outline? You need to know, ठीक है, and this is what we will learn here कि outline होती क्या है, how is it established? You need to learn and you need to know at that time that what is an outline. If you do not have, yesterday I told you that there are two things, theoretical things and practical things. Until and unless you know what is an outline, how is it established, how does it help in writing an essay, so you cannot write or you cannot make an effective outline. I told you guys yesterday that outline is in fact a roadmap. This is a sort of route which tells you how do you have to reach your destination. तो आपने अपना सारा जो रूट है, ये आउटलाइन है आपकी कि आप कैसे कैसे कहाँ से होके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू मे हैव नॉलेज अबाउट इट कि आउटलाइन होती क्या है, आउटलाइन बनाई कैसे जानी है, और ये ऐसे राइटिंग में आपकी हेल्प कैसे करते हैं। जो 4 ऐसे जॉनर्स उसने कहा है कि आप ऐसे लिखते हुए ज़हन में रखें, वो ये राइट हैंड कॉलम में आपको नजर आएंगे। वो कौन से जॉनर्स हैं? एक्सपोजिशन,
ऑगमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव। ठीक है जी, यानी इन इस टाइप, ये जो जितनी भी 4 टाइप्स हैं ऑफ ऐसे, इनमें से कोई भी टाइप आप अगर सिलेक्ट करते हैं या आपसे कहा जाता है लिखने के लिए, तो आउटलाइन तो आपको बनानी होगी और आउटलाइन आप अकॉर्डिंगली बनाएंगे। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। तो यहाँ भी एक दफा फिर ये देखने की जरूरत है और ये सीखने की जरूरत है कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऐसे, कि ये ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ये वर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा कॉमन यूज होता है कि जी फलां ऑर्गेनाइजेशन में हम गए, फलां ऑर्गेनाइजेशन में गए, लेकिन यहाँ पे वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज है कि कौन कौन से आइडियाज आपके ज़हन में आए हैं और उन्हें आपने प्रॉपर ऑर्डर में कैसे रखना है और उनका ऑर्डर क्यों जरूरी है। Why is it important to stay organized? Then how can organization be taken care of? और आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके चलना है। The third thing, वहां पे जो इसने जिक्र, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो मैंने उसकी एक कैप्शन से उठाए हैं और इसको हम आगे चल के देख भी रहे हैं कि ये फिर इनको डील कैसे करना है, ये क्या होता है, ये कैसे हमारी हेल्प करता है। रेलेवेंस जो है, उसने कहा था रेलेवेंस को भी क्रेडिट मिलेगा। तो रेलेवेंस क्या है, व्हाट इज रेलेवेंस इन एन ऐसे, अगली स्लाइड्स पे हम देखेंगे। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टे रेलेवेंट, ये बहुत जरूरी है कि आप लोग इन चीजों को सीखें। हाउ कैन रेलेवेंस बी एस्टैब्लिश्ड। देन क्लैरिटी, व्हाट इज क्लैरिटी इन एन ऐसे, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी क्लियर, हाउ कैन क्लैरिटी बी एस्टैब्लिश्ड। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनको अगली स्लाइड्स पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप पूरी तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि अगर आप आउटलाइन अच्छी प्रिपेयर नहीं कर पाते तो भी आपका ऐसे जो है वो आपको वो मार्क्स नहीं दिलाएगा जिससे आप पास हो जाएं। अगर आउटलाइन बहुत अच्छी है बट व्हाइल राइटिंग ऐसे योर ऐसे और योर ऑल पैराग्राफ्स आर डिसऑर्गेनाइज्ड, सो डिसजॉइंटेड, तो उनमें रेलेवेंस नहीं है। अगर उसमें मिंगल अप हुए हैं सारे आइडियाज, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें एम्बिग्विटी का एलिमेंट आ चुका है, तो फिर देन यू कैन नेवर सक्सीड इन योर ऐसे राइटिंग पेपर। अब इससे पहले कि हम जाएं आउटलाइन बनाने के लिए, तो आई वांट टू स्पेंड सम टाइम टू गाइड यू हाउ टू सिलेक्ट योर टॉपिक। सबसे बड़ा भाई, आउटलाइन तो आप टॉपिक की बनाएंगे ना, तो टॉपिक की सिलेक्शन बहुत बड़ा मसला होता है। फेलियर में जो रीजंस ऑफ फेलियर हमने देखी, उसमें हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनकी सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक ही ठीक नहीं होती। तो ये चीज याद रखें कि जो आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है अपने लिए, वो उसकी सिलेक्शन की जो डिपेंडेंस है वो आपके जज्बात पे नहीं होनी चाहिए कि नहीं वो बस मुझे देख के अच्छा लगा इसलिए मैंने वो टॉपिक चुन लिया। द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं, ये जो CSS का ऐसे होता है ये एविडेंस बेस्ड ऐसे होता है। आपने आपने बाकी पेपर्स देने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई होती हैं, बहुत सा नॉलेज और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके जहन में होता है। ये अगर आप में से कोई वाइट बोर्ड यूज कर रहा है तो वाइट बोर्ड की ऑप्शन के साथ एक्सपेरिमेंटेशन बंद करें, ताकि ये मेरी स्लाइड्स जो हैं इन पे आपके ये मार्क्स मत आए। कोई भी ड्यूरिंग लेक्चर कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन मत किया करें, इस पे ध्यान दें। ये चीजें मैं आपको ना तो किसी किताब में लिखी हुई हैं और ना अकेडमीज में आपको किसी ने इस तरह से बताना। ये हमारा स्पेशल कंसर्न है कि हम ये चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। वेल, तो ये जो टॉपिक होती है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होता है, ये आप पहले तो अपने आप को एवेल्युएट करें, अपने आप को असेस करें कि आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, उनमें से कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है। मेरी बेटी अभी छोटी थी, क्लास 7 में थी, तो एक दिन मैंने उससे कहा कि आप इतना अच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं, इसमें कैसे इतना अच्छा कंटेंट डालते हैं। मैंने उसको अभी तक नहीं सिखाया था कि ऐसे कैसे लिखते हैं। तो उसने कहा कि पापा इसमें क्या मसला है कि मैंने जितनी भी बाकी बुक्स पढ़ी होती हैं, मैंने साइंस की पढ़ी होती हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पाकिस्तान स्टडीज की, बाकी भी जितनी पढ़ी होती हैं, मैं वहाँ से
मैं सोचती हूँ और वहां से जितनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू माय टॉपिक, मैं उस सब को इनकॉर्पोरेट कर देती हूँ। तो इसलिए मेरे ऐसे में इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मैं इतना अच्छा लिख देती हूँ। तो मैंने उसको ये चीज नहीं बताई एज ए टीचर, लेकिन देखें सोचने की बात है ना। आप जब खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बात करूंगा, तो ये वो टिप्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनमें जरूरी नहीं कि कोई बताए ही तो पता चलता है, लेकिन बताना भी जरूरी है। मैं वैसे टीचर आपको बता रहा हूँ, तो आपने जो कुछ भी जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है, आप उस सारे को जब ब्रेनस्टॉर्मिंग पे मैं आऊंगा तो आप देखिएगा, तो उसकी बेसिस पे आपने अपना इंटरेस्ट देखना है और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जिस चीज के बारे में आपके पास है, आपने वो टॉपिक सिलेक्ट कर लेना। सो द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो CSS का ऐसे होता है, ये एविडेंस बेस्ड होता है। जो इंफॉर्मेशन और एविडेंस बेस्ड जो फैक्ट्स होते हैं वही रिसर्च होती है। इसी को एविडेंस बेस्ड ऐसे कोई रिसर्च बेस्ड ऐसे कहते हैं, ठीक है जी। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है इसमें स्पेक्यूलेशंस नहीं होती, कोई भी स्पेक्यूलेटिव फैक्ट आप नहीं देते कि मेरा ख्याल ये है कि ये है, ऐसे है और वैसे है। आपने एविडेंस देनी है कि यहाँ फलां कंट्री में इस मैटर को यूं डील किया गया, ठीक है, और फलां पॉइंट फलां शख्स यूं कहता है, फलां ने यूं कहा, फलां यूं कहता है। तो ये एविडेंस है कि यू हैव रिसर्च्ड दिस टॉपिक बिफोर टाइम। वहां तो रिसर्च करके लिखने का आपके पास टाइम नहीं होता, सो बिफोर टाइम आपने रिसर्च करना है। नंबर 2, द टॉपिक विच इज मोर मोटिवेटिंग फॉर यू टू स्टार्ट विद। टॉपिक आपके इंटरेस्ट का हो और आपको मोटिवेट कर रहा हो, not on the basis of your emotions, rather on the basis of the sufficient information which you have. Number 3, topic which can be reasonably addressed. You have sufficient information about that. इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि वो टॉपिक आपने उठाने हैं जिसके बारे में आपको मालूम हो, you are quite confident that you have sufficient information about that topic and you have evidence for all that information so that you may develop your argument on substantial information. Number 4, topic which is not too broad. It means never opt for a topic which cannot be covered in the given time and given space. इतना broad topic मत उठा लीजिए कि जिसको आप जिसका स्कोप इतना वाइड हो कि उसको आप अपने गिवन टाइम और गिवन स्पेस से यहाँ मुराद है कि आपने 2,500 से 3,000 अल्फाज में लिखना है, तो आप उसको कवर ही ना कर सकें। वो इतना फैल जाए कि वो आप उसको फिनिश ही ना, कंक्लूड ही ना कर सकें, और फिर आपका सारा टाइम जाया हो जाएगा और सारी एफर्ट भी जाया हो जाएगी। इसलिए जो बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं उनको आपने नहीं उठाना। नंबर 5, you need to have a clear understanding of the topic. वो टॉपिक लेना है जिसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 पॉइंट देखिए। यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की वर्ड्स इन टॉपिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि की वर्ड्स क्या है, और जो ऊपर वाला 5th टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, हर टॉपिक के अंदर एक मेन आइडिया होता है जिसको आपने एड्रेस करना होता है। आपने उस मेन आइडिया को पहले समझने की कोशिश करनी है, फिर हर टॉपिक के अंदर कुछ की वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्राइब किए जाने की जरूरत होती है, जिनको एक्सप्लेन किए जाने की जरूरत होती है। तो आपने उन वर्ड्स को देखना है, उन पे आपने अटेंशन देनी है, और आपने ये देखना है कि इन वर्ड्स पे को मैं कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इनके लिए एग्जांपल्स दे सकता हूँ, फैक्ट्स दे सकता हूँ, और फिर इस पे मैं आर्गुमेंट्स कैसे डेवलप कर सकता हूँ। इन की वर्ड्स जो हैं इन पे मेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन है। Number 7, you can set a clear and focused goal of writing an essay. ठीक है जी, गोल सेटिंग पे तो हमने पहले बात कर ली हुई है। तो हर जो कम्युनिकेशन होती है, चाहे ओरल कम्युनिकेशन हो चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो, उसका कोई ना कोई गोल जरूर होता है। तो जो ऐसे राइटिंग के गोल्स हैं आपके, उसमें जो है बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जिस पर आप लिखने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है उसमें यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योर रीडर्स। रीडर जो है या ऑडियंस, ठीक है, यहाँ पर रीडर या ऑडियंस जो है वो तो
आपके एग्जामिनर्स हैं, तो आप थ्रू योर राइटिंग यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योर एग्जामिनर, so then your every argument needs to be persuasive. या आप इन्फॉर्म करने जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आप लोगों को एजुकेट करने जा रहे हैं, अवेयरनेस देने जा रहे हैं, टू आर्ग्यू, ठीक है, एक डिबेटेबल टॉपिक है, उसको आपने एज ए डिबेट लिया है, आपने अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट किया है और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट, आप किसी सोशल इशू पे, नेशनल इंटरनेशनल इशू पे आप लिख रहे हैं, तो आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं, या कॉज एंड इफेक्ट है कि कॉजेज क्या हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हैं. So you need to keep all these things in your mind and to set your goal that what will you do in your essay. This will affect the way you approach your topic. Number 8, try to present both sides of the issues for stronger argumentation. जब ये भी चीज टॉपिक को सिलेक्ट करते हुए ये चीज भी आपने अपने ज़हन में रखनी है कि जिस टॉपिक को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आर्गुमेंटेटिव है, अगर वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, तो क्या आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट में, आर्गुमेंटेशन में आप दोनों साइड्स सफिशिएंटली दिखा सकते हैं, सब्सटेंशियली दिखा सकते हैं और पढ़ने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं, या आपके लिए मुश्किल होगा. देन अब आ गई आपकी आउटलाइन. आउटलाइन जो है, ये अभी तक कुछ लोग एडमिट होना चाह रहे हैं, चले मैंने उनको एडमिट कर दिया. अब ये आउटलाइन का इधर टॉपिक जरा लंबा है और टाइम मुझे लग रहा है हमारे पास अब सिर्फ 15 मिनट्स है. चले, आई ट्राई टू कवर इट. आउटलाइन क्या है? वंस अ टॉपिक हैज बीन चोजन, ideas have been generated through brainstorming and free writing, and a working thesis has been created. The last step a writer can perform in the pre-writing stage is creating an outline. अब मैं इससे पहले कि आउटलाइन पे बात करूं, मैं I would go to brainstorming. जी, अब आउटलाइन आपकी जो बननी है वो बननी है आपके आइडियाज की बेसिस पे, कि जो आइडियाज आपके पास हैं, फिर आप आउटलाइन बनाएंगे. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग असल में है क्या है? ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग का दूसरा नाम है, या कलेक्शन ऑफ आइडियाज का दूसरा नाम है. ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं. आप एक वेब बना लें, एक रफ पेज आपके पास होना चाहिए. ठीक है, और ये याद रखें कि आपके जहन में जब भी आप कॉन्टेम्पलेट करते हैं, जब भी आप सोचते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके जहन में आइडियाज अपने ऑर्डर में आए, ऑर्गेनाइज्ड वे में आए. कभी ऐसा हो नहीं सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बाद में होती है. वो एक फ्लो ऑफ आइडिया होता है, कहीं से कोई आइडिया कहीं से आ रहा है, कोई आइडिया कहीं से आ रहा है, लेकिन आपने किसी आइडिया को रिजेक्ट नहीं करना, सारे आइडियाज को आपने पेन डाउन करते जाना है. और इसीलिए कहते हैं कि बार बार ये आपके पास 3 आवर्स जो होते हैं, आपके पास टाइम शॉर्ट हो जाता है. ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत टाइम ले जाती है, आउटलाइन टाइम ले जाती है, फिर आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए. बिफोर टाइम यू नीड टू नो दैट हाउ मच टाइम इज लेफ्ट इन डूइंग अदर थिंग्स. सो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, इसमें आपका काफी टाइम लग जाता है. ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसको हम प्री राइटिंग फेज कहते हैं, या प्री राइटिंग स्टेज कहते हैं. इसमें अब आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, अब आपने उस टॉपिक पे आइडियाज कलेक्ट करने हैं, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. वो इंफॉर्मेशन आपके ज़हन में कैसे आएगी? 6 जर्नलिस्ट क्वेश्चंस जो हैं, जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस, उनको आपने ज़हन में रख के सोचना शुरू करना है. वो क्वेश्चन है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु एंड हाउ. एंड दीज 6 जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन. जो भी आपका टॉपिक है, मेन आइडिया आपने देख लिया है, कीवर्ड्स जो हैं वो आपने देख ली हैं. मिसाल के तौर पर एक टॉपिक ले लें कि जी सिर्फ 1 वर्ड में, ये CSS ऐसे टॉपिक नहीं है, लेकिन वैसे एक वर्ड को मैं बताता हूँ कि जी लाइफ के बारे में आपने लिखें, तो आपको जाहिर बात है आपके ज़हन में यकदम आएगा कि लाइफ है क्या चीज़. आपको सोचना चाहिए कि लाइफ है क्या.
ठीक है जी। फिर लाइफ की टाइप्स कितनी है, किस किस तरह की, उन वो जो टाइप्स हैं उन टाइप्स के अंदर जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इसकी सब टाइप्स क्या हैं, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लाइफ व्हेन डज लाइफ स्टार्ट, लाइफ के बारे में बहुत से फिलोसॉफिकल आइडियाज भी हैं, ठीक है जी। मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगलेस लाइफ, कितनी किस्में हो सकती हैं, ठीक है जी। और तो ये हाउ का जो है कि लाइफ को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। हाउ माई लाइफ और आवर लाइफ कैन बी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो ये सारे इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस जो है, बहुत सारी बातें, जो बात आपके ज़हन में आएगी आप उसको पेन डाउन करते जाएंगे, आपने उसको रिजेक्ट नहीं करना, बिकॉज दिस इज द टाइम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट आइडियाज। अभी आप आइडियाज कलेक्ट करें। फिर रिकॉल योर रीडिंग्स, आपने जो कुछ भी ये पिछले 6 महीने में या पिछले 16 साल में जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, हर सब्जेक्ट में, पीप इनटू एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। पीप इनटू ऑल दोस न्यूज़पेपर्स व्हिच यू हैव बीन रीडिंग। तो जितनी भी रीडिंग्स हैं उस सारे को रिकॉल करेंगे, कीपिंग दैट वेरी टॉपिक एंड द कीवर्ड्स एंड द मेन आइडिया इन योर माइंड, ठीक है। तो वो आपके ज़हन में बहुत सारी बातें आएंगी, उन सारी बातों को आप लिखते जाएं। इस दौरान मुमकिन है कि जो आइडियाज आपके ज़हन में आ रहे हैं उन आइडियाज से रिलेटेड एग्जांपल्स भी आती जाएं, तो वो एग्जांपल्स भी आप लिखते जाइएगा। रिकॉल योर लिसनिंग, जो कुछ आपने सुन रखा है, मे बी आपने किसी दिन एफएम पे कोई प्रोग्राम सुना हो, ठीक है। बहुत से लोग घरों में एफएम सुनते हैं, कई लोग जो हैं वो गाड़ी चलाते हुए रेडियो पे गाड़ी चलाते हुए जो हैं वो गाड़ी के रेडियो ऑन करते हैं, उस पे एफएम सुनते हैं, बड़े इंफॉर्मेटिव समटाइम्स उस पे डिस्कशंस चल रही होती हैं। आप टीवी चैनल सुनते हैं, वहाँ पे डिस्कशन सुनते हैं, आप बीबीसी, ना सिर्फ अपने पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं बल्कि आप इंटरनेशनल चैनल्स जो हैं, इंग्लिश चैनल्स, उनको सुनते हैं, वहाँ पे डिस्कशंस चल रही होती हैं। तो ये जो डिस्कशंस हैं इनको ज़रा रिकॉल करें कि कोई काम की बात वहाँ पर अभी तक आपके ज़हन में है जो रेलेवेंट टू योर सब्जेक्ट सिलेक्टेड टॉपिक है। देन रिकॉल योर एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस वो होता है जो आप पे बीतता होता है, वहां से आपने कई लेसन्स ड्रॉ किए होते हैं, ठीक है। तो अब आप अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करें। रिकॉल योर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस होती है जो बीत तो किसी और पे रहा होता है मगर देख आप रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां से आप लेसन ड्रॉ करते हैं, तो बहुत सी लर्निंग होती है। ये सारे जो हैं ये बड़ी मीनिंगफुल चीजें हैं जहां से हम सीख सकते हैं। रिकॉल डेफिनेशंस, ठीक है। आपने कुछ डेफिनेशंस, अगर जो की वर्ड्स हैं, जो मेन आइडिया है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे रिलेटेड मे बी आपने कोई डेफिनेशंस बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के दौरान पढ़ी हुई हो तो उनको रिकॉल करें। फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक। सारी डायमेंशंस जो हैं उनके बारे में आप सोचें कि इस टॉपिक की कौन कौन सी डायमेंशन निकलती है। सोशल डायमेंशन निकलती है, पॉलिटिकल निकलती है, ठीक है जी, एथिकल निकलती है और कल्चरल निकलती है। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो वहां से डायमेंशंस आपको मिल जाएंगी। कॉन्टेम्पलेट ऑन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। फिर आपने वो सारी इंफॉर्मेशन ऊपर वाली चीजों ने, रीडिंग, लिसनिंग, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, इन सारी चीजों ने आपको कुछ आइडियाज दिए हैं, ठीक है। और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके ज़हन में आएगी। फिर आप जरा सोचे कि क्या चीजों को आपस में कंपेयर किया जा सकता है, कंट्रास्टिव चीजें कौन कौन सी हैं। आपने सब कुछ लिखते जाना है। अगर कंपैरिजन आपके ज़हन में आ रहे हैं, लंबा चौड़ा ऐसे नहीं लिखना, आपने जैसे बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं वैसे आपने बुलेट पॉइंट्स बना के लिखते जाना है। ये अपनी याद दहानी के लिए। अभी इसको फिल्टर आउट किया जाना है, फिर इसकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होनी है। देन आइडेंटिफाई रिलेशनशिप इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप और रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब आपने वो जो सारी इंफॉर्मेशन, सारे आइडियाज हैं उनके बारे में सोचना कि क्या ये आपस में रिलेटेड हैं। जो रिलेटेड हैं उनको भी लहदा से आपस में लिख लें, जो नहीं रिलेटेड, कंट्रास्टिव हैं, उनको लहदा से कर लें। देन मेक कंपैरिजंस। कंपैरिजंस बनाने सीखें कि कंपैरिजंस कैसे बन सकते हैं। सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज, जिनका जिक्र 12 पॉइंट में मैंने किया हुआ है, ठीक है। जब आप कंपैरिजंस बनाएंगे, कंपैरिजंस विल हेल्प यू टू गेट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द थिंग्स। आपको उसके फायदे और नुकसानात का पता चलता जाएगा जब आप उसके कंपैरिजंस बनाएंगे। थिंक ओवर द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन डीपली। ये इसकी जो थिंकिंग है इस पे, ये बहुत जरूरी है। जब आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं फॉर कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग,
जब उसकी डायमेंशंस आप निकाल रहे हैं, जब रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करें, जब कनेक्शंस फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप प्रॉस एंड कॉन्स देख रहे हैं, जब सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज को अलग-अलग कर रहे हैं और इस पर गौर कर रहे हैं, तो दरअसल ये सारा प्रोसेस जो है ये एनालिसिस का प्रोसेस है और दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल थिंकिंग। ठीक है जी, तो ये आप ज़हन में रखें कि ये सारा प्रोसेस जो है ये एनालिटिकल प्रोसेस है which will help you to write effective essays. Besides this, आपको जो और कोई चीज ब्रेनस्टॉर्मिंग में पता होनी चाहिए, जो आपने डिसीजन लेने हैं, आपने कुछ डिसीजंस लेने हैं कि आपने हाउ डू यू और व्हाट विल बी द वेज दैट यू विल यूज टू डिस्क्राइब दिस आइडिया और दिस टॉपिक, वेज टू एसोसिएट कि जितने भी आइडियाज आपके ज़हन में आ रहे हैं, इनको आपने मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक और कीवर्ड्स ऑफ द टॉपिक जो है उसके साथ एसोसिएट कैसे करना है, वो अभी रहने दो, आपके जी आए हैं फलाना तो देख लो पहले मैं बेटा आप जरा अपना माइक्रोफोन बंद कर दें, अगर आपने घर वालों से बात करनी है तो माइक्रोफोन ये संडे छोड़ दें, नेक्स्ट संडे का हम आपको बताते हैं। आप माइक्रोफोन अपना बंद करें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। फिर डेवलपमेंट ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है, आपने इस पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि अब आप अपने आर्गुमेंट्स को डेवलप कैसे करेंगे, आप अपने आर्गुमेंट की सपोर्ट में कौन कौन सी एग्जांपल देंगे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देंगे, कौन कौन सा स्टैटिस्टिकल डाटा है जो आपके पास है और जो आपकी मदद कर सकता है। तो जब आप आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करते हैं बाय योर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, by examples, so this is called development of arguments. Then argue for and against it, ये भी यहाँ पर ही आपने डिसाइड करना है। ये डिसीजन ऐसे होती है कि जो भी आपके पास आइडियाज हैं उनको आप नोट कर लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लें फॉर, एक तरफ लिख लें फॉर और दूसरी तरफ लिख लें अगेंस्ट। तो जो आइडियाज आप लिखते जाते हैं अगेंस्ट और फॉर, ये यूजुअली इट हैपेंस इन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, तो जो आप लिखते जाते हैं, फिर जो आपके पास नंबर ज्यादा होता है, अगर फॉर में आपके पास नंबर ज्यादा है तो वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो आप उसके साथ चले जाते हैं। अगर अगेंस्ट में आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइडियाज हैं, आर्गुमेंट्स हैं, तो आप उसके साथ चले जाते हैं। देन यू चेंज योर माइंड, यू चेंज योर थीसिस स्टेटमेंट। और फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि जो टॉपिक है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या जो इंफॉर्मेशन आपके पास है थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज, डज दैट सपोर्ट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक और डज दैट प्रोवाइड यू सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर आपके पास है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो आपने ये सोचना और उसको भी पॉइंट्स में लिख लेना है ताकि आपकी वो हेल्प करे। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं तो फिर इंफॉर्मेशन जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें आपने क्या लिखना है और कैसे लिखना है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 5 more minutes and I will go to the question section, ठीक है, वहां पे मैं देखूंगा कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आउटलाइन की मैंने बात की थी तो आउटलाइन फिर अब हम कल के उसमें करेंगे। कल के लेक्चर में हम आउटलाइन करेंगे। ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है ये मेरे पास भी जो है इस पे मैंने बड़ी रिसर्च की हुई है, ये रिसर्च बेस्ड चीजें हैं तो इनको आप नोट डाउन कर लें। और फिर जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना माइक्रोफोन बंद करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार बुक का पूछते हैं, आप बुक ले लें कोई भी। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में है तो आप फिर कोई भी बुक ले लें, लेकिन आप जो मैं चीजें बता रहा हूँ वहां जो एसेज उन्होंने दिए हुए हैं उनके अंदर ट्राई टू फाइंड आउट दीज एलिमेंट्स इन दोज एसेस। वो आप भी उन एसेस का क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू कर दें, लेकिन उनको क्रैम मत करें, ठीक है जी। अब मैं आपको चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस जो हैं लास्ट 5 मिनट्स में जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हर रोज मैं एड्रेस करता हूं, मैं करता हूं। ये किसी ने इधर ये क्वेश्चन किंजा सुहेल ने पूछा कि वेयर टू राइट द थीसिस स्टेटमेंट इन द
आउटलाइन। थीसिस स्टेटमेंट जो है ये मैं जब आउटलाइन लिखनी आपको सिखाऊंगा तो उस पे सिखाऊंगा, लेकिन ये मैं पहले बता चुका हूं कि जब आप इंट्रोडक्शन का जिक्र उसमें आउटलाइन में करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि आउटलाइन में अपना इंट्रोडक्शन का आखिरी सेंटेंस जो होता है वो जो है ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है ये जनरली मैंने बता दिया, दोबारा बता दूंगा। सर व्हाट इज अबाउट कोहेरेंस ऑफ एन एसे? अभी आप जरा सब्र करें, कोहेरेंस ऑफ एन एसे पे भी बात करेंगे। अभी आप लोग जरा जल्दी में हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब चीजों पर बात होगी। 4 टाइप्स ऑफ ऐसे रिपीट कर दें। वो आपका जो पेपर है उसके टॉप पे लिखी हुई जो कैप्शन आती है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें उन 4 टाइप्स का जिक्र होता है। उसमें एक्सपोजिटरी और ऑर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव, इन तीनों का जिक्र है। सर बातिक स्टॉर्मिंग में, ब्रेन स्टॉर्मिंग में 17 पॉइंट रिपीट कर दें ब्रेन स्टॉर्मिंग में। वो अब आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, ठीक है। वो 17 पॉइंट सब रिपीट करते करते एक और आधा घंटा निकल जाएगा। वो आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आप सबको भेजी जाती है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपने आपका जो पेपर आपको आएगा, पास्ट पेपर्स देखे तो ऊपर एक वर्ड लिखा होता है नोट। वो नोट के नीचे जितनी बातें लिखी हुई हैं वो इंस्ट्रक्शन ही है कि सिलेक्ट एनी वन ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। और वो 10 टॉपिक्स दिए होते हैं। ये जो भी ऊपर आपको हदायत दी होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। अच्छा जी सर, हम कितने ऐसे अटेम्प्ट करने होंगे पेपर में? आपको एक ही अटेम्प्ट करना होगा। पिछले लेक्चर में भी बात हो गई है, और ये बहुत प्रिकेरियस कंडीशन होती है क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होती। एक ही करना है, एक ही गलत हो गया तो बस गए। सर प्लीज शेयर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। वो भी बताएंगे, जब टॉपिक्स की बारी आएगी वो भी बताएंगे। पहले आप जो है ये कुछ बेसिक्स सुन लें, इनको ध्यान दे लें। रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया करें काइंडली। अच्छा, वो ये एडमिन वाले कर देंगे, वो शेयर करते हैं वैसे। क्रिटिसिज्म के बारे में एक्सप्लेन कर दें। ये क्रिटिसिज्म जो है ये मैं इस आपके क्वेश्चन से क्लियर नहीं हूँ, और मेरा ख्याल है आपने ज्वाइन भी लेट किया है। इसको दोबारा से आप लिखिएगा कि क्या क्रिटिसिज्म के बारे में क्या एक्सप्लेन कर दूं। आजकल लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा ठीक है। कैन वी यूज हेडिंग? मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा है कि आपने ऐसे नहीं देना, चाहे आप ऐसे में हेडिंग्स नहीं होते, चाहे वो आपका मैट्रिक लेवल का ऐसे है, इंटरमीडिएट का, बीए का है, सीएसएस का है, ऐसे में हेडिंग नहीं होता। इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह जी। और कुछ सर इन द 17 पॉइंट यू सेड, अच्छा कहाँ गया भाई, दैट वी हैव टू आर्ग्यू इन द फेवर और अगेंस्ट, कैन वी गो विद द बोथ? नेचर पे डिपेंड करता है। पूछ रहे हैं कि 17वां पॉइंट जो था उसमें आपने कहा था अगेंस्ट जाएं या फॉर जाएं, ठीक है। तो क्या हम दोनों में जा सकते हैं? नेचर ऑफ द टॉपिक और नेचर ऑफ द जॉनर ऑफ द ऐसे। एक्सपोजिटरी में ऐसे होता है कि एक्सपोजिटरी ऐसे जो होता है उसमें हम दोनों साइड्स दिखाते हैं। इसको डिस्कर्सिव ऐसे भी कहते हैं। उसमें हमने, क्योंकि वो एक्सपोजिटरी में हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है जी, तो हमने दोनों साइड्स दिखानी होती हैं। लेकिन जब आर्गुमेंटेटिव होता है तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो होता है वो इनफैक्ट एक डिबेट ही होती है। तो जैसे डिबेट में आप एक साइड जो लेते हैं, फिर आप दूसरों को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि दूसरों में आपको बहुत सारी खामियां नजर आती हैं जिनको आप हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो उस आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आप ऐसे नहीं कर सकते। इक्वल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टू, इफ वी हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन अबाउट द, वो गुजर गया अभी किसी का, बड़ी स्पीड से क्वेश्चंस आ रहे हैं और बड़ी स्पीड से ही निकलते चले जा रहे हैं या नहीं। एसएस के टॉपिक पर, अच्छा जी, एसएस के टॉपिक पर पूछ रहे हैं कि क्रिटिसिज्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म, तो देखें आपका कॉन्सेप्ट क्रिटिसिज्म के बारे में क्लियर होना चाहिए। क्रिटिसिज्म भी 2 तरह का होता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है और नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। तो आपने, अगर आपको बहुत सारी खामियां नजर आ रही हैं, ठीक है, तो वो जब हम प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं तो वो आपको ऑब्वियसली, अगर शॉर्ट कमिंग्स हैं तो आप शॉर्ट कमिंग्स को हाईलाइट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन फिर उसके साथ उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको भी। लेकिन फिर आप बीच में, अभी मैं ऐसे राइटिंग पे आया नहीं, क्या उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बीच में आपने कंक्लूजन से पहले कुछ रिकमेंडेशंस देनी है।
जब आपने पीछे क्रिटिसाइज कर दिया है तो उसके बाद फिर आप रिकमेंडेशन भी दें ना कि फिर ये क्रिटिसिज्म है, ये खामियां हैं, तो इन खामियों को दूर कैसे किया जा सकता है, ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं। तो ये पॉसिबल होता है। लेकिन जो आप देखिए, दरअसल जब हम स्टूडेंट थे तो हमने एक दफा, अपने टाइम तो हो गया लेकिन मैं ये बात 1-2 मिनट में, तो हमने अपने टीचर से पूछा कि सर ये क्रिटिक कौन होता है, तो उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में और सादा अंदाज में हमें कहा कि हम सारे ही क्रिटिक हैं। तो हमने कहा सर वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम सारों को कोई चीज पसंद आती है और कोई चीज पसंद नहीं आती, तो अगर पसंद आती है तो भी उसके लिए हमारे पास जस्टिफिकेशन होती है, तो नहीं पसंद आती तो भी हमारे पास जस्टिफिकेशन होती है। तो क्रिटिक तो हम सारे ही, इस हवाले से हम सारे ही क्रिटिक होते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म जो है ये सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता, ये पॉजिटिव भी होता है। आप जब किसी सिस्टम की, किसी बात की क्वालिटीज को हाईलाइट कर रहे होते हैं, उस पर बात कर रहे होते हैं, तो वो भी क्रिटिसिज्म ही होता है। इसमें कोटेशंस दे सकते हैं जी, बिल्कुल कोटेशंस, किसने पूछा कि हम कोटेशंस दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल कोटेशंस दे सकते हैं। अब ये चैट बॉक्स वाले क्वेश्चंस को मैं क्लोज करता हूं। सिर्फ 2 क्वेश्चंस आप में से कोई एक कर सकता है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? You were talking about speculation, so I want to ask that speculation is a term for suggestion. नहीं जी, स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि आप बस उसके बारे में गैस कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा, ठीक है? तो ये गैस वर्क इसमें नहीं चलना। जो भी आपने क्लेम करना है, जो एविडेंस बेस्ड ऐसे होते हैं, उसमें जो चीज भी आप क्लेम करते हैं, ठीक है, उसकी आपके पास स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल एविडेंस होनी चाहिए। स्पेकुलेशंस कहते हैं गैस को, ठीक है? तो ये ऐसे ही अपने पास से आपने सोच नहीं लेना, गैस नहीं कर लेना, बल्कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है उसके बारे में आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए। जी, सेकंड एंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम मैसेज लिखें तो आपको चेक करवा सकते हैं, आप अगर अपना ईमेल आईडी दें तो आप हमें साथ साथ गाइड कर सकते हैं। देखें, इस काम के लिए जो है वो आप अपने एरिया में कोई भी जो है, जो आपकी एक्सेस में है, अप्रोच है, उसको प्राइवेटली उसके साथ जाके बात कर ले और उसको चेक करवा लिया करें, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो कैंडिडेट्स का नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है? तो इसके लिए आप प्राइवेटली जो भी प्रोफेसर्स, जो टीचर्स आपकी एक्सेस में है, जो आपके एसेस को चेक कर सकते हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट कर लें। सर काइंडली जैसे आपने बताया मुझे कि आप इंडिविजुअल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो उसकी तो कोई रेफरेंस ही नहीं, तो कैसे फिर हम उसको शेयर करेंगे सर? देखें, एक्सपीरियंसेस तो इंसान की जिंदगी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है जी? तो ये इसको बोलते हैं आप बीती, ठीक है? तो आप उसमें लिखेंगे, आप खुद ही अपनी एविडेंस चेक कैसे कराएंगे घर में? बेटा मुझे उसको पहले मुझे उसको आंसर कर लेने दें। तो उसकी एविडेंस तो आप खुद हैं, क्योंकि आप पे ये हुआ है, आपके साथ ये हो गुजरा है, ठीक है जी? तो उसको लंबी चौड़ी आप बीती नहीं आपने लिखनी है, इसको बिल्कुल शॉर्टली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्योंकि तो सर मैं कैसे लिखूंगा कि इन माय एक्सपीरियंस, ऐसे लिखूंगा? हाँ, यूं करके लिखेंगे, ठीक है जी? जी, कोई और एक काइंडली वोकैबुलरी के लिए कोई बुक्स रिकमेंड कर दें जो लेटेस्ट, जिसमें वोकैबुलरी हो। वोकैबुलरी के लिए बुक्स मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप रीडिंग्स, न्यूज़पेपर रीड करें, ठीक है? आपके एक्सेस में यहाँ पर आजकल तो प्रॉब्लम भी नहीं है, ई पेपर्स आते हैं, ठीक है? आप डॉन पढ़ें, आप न्यूज़ पढ़ें, आप द नेशन पढ़ें, आप, आई एश्योर यू कि अगर आप हर रोज ये 3-4 अंग्रेजी के पेपर पढ़ जाते हैं तो आपके पास 100 से ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे रोज, ठीक है जी? तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें इंग्लिश के, वहां से वोकैबुलरी वर्ड्स अपनी नोटबुक बनाएं, वहां से याद करें। लोग रेकमेंड करते हैं, लोग जीआरई की किताब में जो लिस्ट दी होती है उसको रेकमेंड करते हैं, टोफल की बुक्स में रेकमेंड करते हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीजें, लेकिन बेस्ट ये है कि आप वो वोकैबुलरी वर्ड्स जो है उनको उनके यूज में पढ़ें कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हो रहे हैं। जब वो प्रैक्टिकली आपके सामने यूज हुए होंगे वो वर्ड्स, तो फिर आपको उनको समझने में और याद रखने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी। इट्स ओवर फॉर टुडे। Have a good day, sir.
Thank you very much, beta. God bless Thank you, you all. sir. God bless you all. God bless you. Same to you. God bless you, sir. Thank you. God bless you too.